हेलो 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 हेलो। हाँ जी बच्चे। सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जोशीले बन जाओ। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हमारा है क्लास नंबर 2 और कितने बच्चों का 1 है? कितने बच्चों का फर्स्ट क्लास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके फाइन। वैसे मैंने फर्स्ट क्लास में कुछ नहीं कराया था, जस्ट वी डिड इंट्रोडक्शन, राइट? एंड आज हम लोग जो भी करेंगे तो आई विल जस्ट रिवाइज व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट क्लास एंड देन आई विल कनेक्ट टुडेज क्लास विद दैट, राइट? चलिए तो फटाफट से देखते हैं जरा। हम लोगों ने लास्ट सेशन में जस्ट सब्जेक्ट एफएसएम के बारे में समझा था कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, कैसे पढ़ना है। दिस इज ऑल व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। तो एक बारी फटाफट से मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ग्रुप 2 के अंदर हमारा ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, विल बी टेकन बाय मी, दैट इज सी अरुण सेतिया, राइट? एंड दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड प्योरली एमसीक्यू बेस्ड पेपर है बेटा ये हमारा, राइट? और ये जो पेपर है हमारा दैट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। जो इसका पहला पार्ट है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इसका जो पार्ट नंबर 2 है दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट? द एंटायर पेपर FSM, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, bifurcated into 2 parts. Part 1 is your FM and part 2 is your SM. अब FM का जो पेपर है दैट विल कम टू योर एग्जाम फॉर 60 मार्क्स एंड SM का पेपर विल कम टू योर एग्जाम फॉर 40 मार्क्स. तो रेशियो विल बी 60-40, राइट? एंड पेपर इज एंटायरली MCQ बेस्ड with 0.25 marks will be the negative marking for every wrong answer given by you. That means अगर हमने आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपने करेक्ट करे हैं और 4 क्वेश्चन आपने रॉन्ग करे हैं, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, तो यू विल गेट 5 मार्क्स. कितने नंबर मिलेंगे हमें? 5 नंबर मिलेंगे. 6 यहां से मिलेंगे और 4 क्वेश्चन गलत मतलब 1 नंबर कट. इज दैट क्लियर? सो आपके इफेक्टिवली जो मार्क्स हो जाएंगे वो कम होकर कितने हो जाएंगे बेटा? 5 मार्क्स हो जाएंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो इस पेपर के अंदर हमारा नेगेटिव मार्किंग भी चलता है. ठीक है जी. अब ये पेपर में हमने क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आज हम क्या पढ़ेंगे जरा फटाफट से चेक करते हैं. देखिए ये जो पूरा पेपर है ना, ये पूरा पेपर जो है ये आप लोगों को ना मैनेजमेंट करना सिखाएगा. आप देख सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि दोनों के साथ एक वर्ड कॉमन है और वो क्या है? मैनेजमेंट. तो बेसिकली ये एक ऐसा पेपर है जो बेसिकली हमें सिखाता है कि अगर हम फ्यूचर में जब भी क्वालिफाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारी पोस्ट किसी भी कंपनी में क्या मैनेजरियल लेवल पे तो होगी. यस प्लीज. हम कभी भी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग लोअर पोस्ट के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं, क्या हम लोग एक मैनेजरियल पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं. और जब मैं बोलता हूं कि आई एम यहां पर प्रिपेयरिंग यू ऑल फॉर दी मैनेजरियल पोस्ट, तो क्या वहां पर हमारा बेसिक काम क्या मैनेजमेंट रहेगा? यस और नो? अब किस चीज की मैनेजमेंट? तो वो उसका प्रीफिक्स है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द कंपनीज, यानी कि आप कंपनी के फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखेंगे. इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, व्हाई मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये जो चीज है ना, इट्स नॉट अबाउट कंपनी के फाइनेंसेस. क्या हमें अपने पर्सनल फाइनेंसेस भी मैनेज करने आने चाहिए? यस और नो? मैं कह रहा हूं यार आई एम डूइंग बिजनेस, मैं जॉब तो नहीं कर रहा, बट डोंट यू फील कि मैं भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करता हूंगा? बोलो. आपके पापा सैलरीड क्लास है, भले ही वो कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है, बट स्टिल क्या वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज तो करते होंगे या नहीं? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली एक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि हम ये बोलें कि यार पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए.
क्या ये एक्चुअली में हम लोगों को बेसिकली आना चाहिए? दैट्स इट. क्या हर आदमी को, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, इवन आपकी मम्मा अगर वो हाउसवाइफ हैं, तो क्या शी इज ऑल्सो मैनेजिंग फाइनेंसेस ऑफ योर हाउस? यस और नो? यस और? अब पापा क्या करते हैं? पापा कहते हैं मैं तो कमा के लाऊंगा, मम्मा के हाथ में थमा देते हैं. अच्छे पापा यही करते हैं. अच्छे पापा यही करते हैं. मतलब बाकी पापा बुरे नहीं होते, डोंट टेक पर्सनल, बट आई एम ट्राइंग इज कि जो थोड़े से अपनी वाइफ को औदा ऊपर करके चलते हैं, आई ऑलवेज बिलीव, आई रिस्पेक्ट देम अलॉट. क्लियर है? तो मुझे लगता है कि अच्छे पापा क्या करते हैं, जल्दी बताओ? पैसा कमाते हैं और मम्मा के हाथ में थमा देते हैं, और क्या बोलते हैं कि सुनो तुम्हारा नहीं है. कह रही है ये तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है, ये पकड़ो और घर चलाओ, इससे पूरा फाइनेंस घर का आप ही मैनेज करो. ऐसा होता है ना? अच्छा, फिर मम्मा क्या करती है? क्या उन पैसे को प्रॉपरली मैनेज करती है? यस और नो? एंड शी ट्राई कि किसी भी चीज में कमी ना हो, किसी भी चीज में. तो अगर आपको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो मम्मा एकदम से निकाल के देती है, खाने पीने के लिए चाहिए, कपड़ों के लिए चाहिए, तो शी मैनेजेस हर फाइनेंसेस सो वेल कि आपको कभी ऐसा फील नहीं होने दिया जाता कि हमारे पास इस चीज के लिए पैसे नहीं है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. क्या ये मैनेजमेंट ही तो है? कम ऑन, ये क्या है? ये मैनेजमेंट ही तो है जिससे आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए क्या शॉर्टेज नहीं होने दी जा रही. यस प्लीज. क्या इसी चीज को मैनेजमेंट बोलते हैं? बोलो. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार आपको पैसे चाहिए और उस समय मम्मा कह रही ओ मेरे से गलती से आज शॉपिंग ज्यादा हो गई तो आज तेरे लिए नहीं है, तो क्या ये मिसमैनेजमेंट कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो यहां पर बेसिकली हमें क्या सीखना है? हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस ऑफ अ कंपनी. एवरीबॉडी कम ऑन. हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस ऑफ अ कंपनी. इज दैट क्लियर? और जब मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, कम ऑन, क्या बात करता हूं? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? यहां पर हम सीखते हैं हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज. कम ऑन, हाउ टू अटेन योर गोल्स. आपके गोल्स को पाने के लिए क्या हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी? हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर क्या उन्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही. इज दैट क्लियर? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मुझे क्या सिखाएगा? हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी. सारे बोलेंगे हाउ टू मेक. यस. स्ट्रैटेजीज कैसे बनती है? क्या ये हम एसएम में सीखेंगे? बोलो. इन रिलेशन टू एनी बिजनेस, अगर आप चाहते हो, जैसे मैं इस समय अरुण सेठिया क्लासेस रन कर रहा हूं एंड आई वांट माय बिजनेस टू ग्रो. हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है अपने बिजनेस को ग्रो. लेकिन वो ग्रो ऐसे ही हो जाएगा अपने आप, या उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. यस और नो? तो वो स्ट्रैटेजी खाली बनाने से काम चलेगा या इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा. क्या खाली इंप्लीमेंटेशन कर दिया काम हो गया, या उसको चेक करना पड़ेगा कि वो सही है, या अगर लगेगा कि नहीं वो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट को अटेन, क्या हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं? यस और नो? तो आपके लिए मैं आपको बताता हूं, क्या ये सब्जेक्ट सिर्फ हम तभी यूज करेंगे जब हम नौकरी करेंगे या जब हम अपने बिजनेस को चलाएंगे? नहीं. क्या आप लोग भी इसको यूज करो और कर रहे हो? बचपन से कर रहे हो. 10th का बोर्ड, हर आदमी के दिमाग में क्या था? मेरे को 90+ लाने हैं. था ऐसा एम? उसके लिए स्ट्रैटेजियां बनाते थे. आज मैं रात को 12 बजे तक पढ़ूंगी, 9 बजे सो जाती थी. कुछ ऐसा हुआ? पूरी रात पढ़ूंगी लेकिन 11 बजे नींद आ होता था ऐसा? क्या स्ट्रैटेजियां रोज बनाते थे हम? रोज चेक करते थे पूरी नहीं हो रही, रोज सुबह अपने आप को बोलते थे यार आज पक्का. एंड हु वाज कंट्रोलिंग? यू नो, उस समय कंट्रोल कौन लगा रहा था? मम्मा. आप मम्मा को बोलते थे आज मम्मा मैंने पूरा पढ़ना है, तो मम्मा बीच में चेक करने आती थी. कंट्रोल मींस चेक. कंट्रोल मींस, तो मम्मा आपके कमरे में आती थी, पढ़ रही है सो गई, पढ़ रही है सो गई. होता था ऐसा? तो क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी क्या हमारी लाइफ है? यस और नो? तो ओके, फाइनली कौन मुझे बताएगा 2 सब्जेक्ट्स जो हम लोग कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑल फाइनेंसेस and making strategies to attain your objectives.
समझ आ गया जी? तो यहां पर आपको मैंने क्या सिखाना है? हाउ टू मेक टू अटेन योर गोल्स, टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव्स। एंड यहां पर क्या सिखाना है? हाउ टू मैनेज योर। क्या सबको सब्जेक्ट का मीनिंग समझ आ गया? वेरी गुड। तो अभी हम लोग जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एफएम वाला पार्ट। कौन से वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे? तो ऑफिशियली हम एफएम वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? तो अब क्वेश्चन आया कि फाइनेंसेस को मैनेज करते कैसे हैं? भाई बोल तो दिया कि आप हमें सिखाओगे, क्या क्या सिखाओगे? हाउ टू मैनेज। लेकिन अब ये भी बता दो कैसे, कैसे, है ना? तो आप ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज फाइनेंसेस। जिन्होंने फर्स्ट क्लास ली थी बेटा, बस 10 मिनट का एक रिकैप चलेगा एंड देन वी विल मूव टू द सेकंड क्लास, राइट? हाँ जी। और मेरा आपको मैं एक चीज बता देता हूं, द गुड थिंग विद मी इज आई एम वेरी वर्सेटाइल। आई एम वेरी वर्सेटाइल। यू विल study this subject from me for 100 times, you will find 100 different way of studying this. मेरी बात समझ रहे? I never repeat what I taught in the last class. मेरी बात समझ रहे हैं? एक अलग नजरिए से मैं दोबारा से वो चीजों को प्रेजेंट करूं, आपको कभी लगेगा ही नहीं। आपको हर बार ऐसा लगेगा क्या आज नया सीखा। मेरी बात समझ आ रही है? यस प्लीज, इज दैट क्लियर? तो अब प्लीज ध्यान से सुनेंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? कहते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज फाइनेंसेस, कम ऑन, इन ऑर्डर टू वी नीड टू टेक some very important decisions. कहते हैं फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, कम ऑन, फाइनेंसेस को हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। इज दैट क्लियर? हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं एंड दोज डिसीजंस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। वो डिसीजंस डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अब वो 3 पार्ट में डिसीजंस कौन कौन से हैं ध्यान से सुनेंगे। पहला, किसी भी कंपनी को while managing their finances, step number 1 में ये सोचना है पैसा कहां से आएगा। किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या पैसा चाहिए? किसी भी धंधे को करने के लिए क्या चाहिए? तो मेरा पहला प्रॉब्लम क्या है? पैसा आएगा कहां से? कम ऑन, पैसा। तो इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। आवाज मार दो, क्या बोलते हैं? तो फाइनेंसिंग डिसीजन इज ऑल अबाउट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू रेज द फंड्स। लिख लीजिए, फ्रॉम वेयर वी विल रेज फंड्स। वी विल रेज फंड्स। पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो पैसा आ गया, मान लो पैसा आ गया, आपने ये डिसीजन ले लिया। मान लो पैसा आ गया, आपने ये डिसीजन ले लिया। सेकंड पॉइंट, पैसा कहां जाएगा? क्योंकि कंपनी का काम ही क्या है? पैसा उठाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा उठाओ, पैसा इन्वेस्ट करो। तो क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन नेक्स्ट है? नेक्स्ट क्या है मेरा? वेरी गुड। तो लिख लीजिए, अगला है मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हु विल टेल मी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल अबाउट? एवरीबॉडी, where to invest, come on, where to, very well done. पैसा कहां जाएगा, that is where to invest is called as investment decision. Is that point clear to you? अच्छा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां? अब कौन मुझे बताएगा? मान लीजिए कि हमने पैसा उठा भी लिया और हमने पैसा इन्वेस्ट भी कर दिया, दोनों काम हो गए हमारे, आ भी गया और इन्वेस्ट भी हो गया। सारे बोलेंगे आ भी गया और। अब एक बात बताओ यार, ये जो पैसा आया और ये जो पैसा गया, क्या इस दौरान क्या आपने कुछ पैसा कमाया भी होगा? भाई कंपनी अगर पैसा उठा रही है फिर उसको इन्वेस्ट कर रही है तो क्या उसमें कुछ कमा भी तो रही होगी? अब सवाल ये है कि वो जो उसने पैसा कमाया होगा उसका क्या? उसका क्या? ऑप्शन नंबर 1, या तो वो पैसा डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाएगा या फिर पैसा रिटेन करके क्या री इन्वेस्ट करा जाएगा। भाई अगर ग्रो करना है तो क्या जरूरी है? मुझे एक बात बताओ, मेरी एक छोटी सी दुकान है, मेरी एक छोटी सी दुकान है,
मैं उस दुकान से मान लो इस महीने 30,000 रुपए मैंने कमाए, अगर मैं 30 के 30,000 निकाल कर एज अ डिविडेंड विड्रॉ कर लूं और खर्च लूं पर्सनल यूसेज, तो दुकान कभी भी ग्रो, तो मुझे बताओ धंधा ग्रो कैसे करेगा? सारा पैसा निकाल के अगर मैं खर्च लूंगा तो धंधा कभी ग्रो, तो ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है कि कुछ पैसे को उसमें से रिटेन करा जाए एंड देन री इन्वेस्ट करा जाए, देन री इन्वेस्ट, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलते हैं? तो तीसरा डिसीजन क्या है? डिविडेंड डिसीजन। आवाज मार दो, तीसरा डिसीजन क्या है? तो 3 मेजर डिसीजन जो आपको लेने हैं वाइल मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, वाइल मैनेजिंग योर, तो हमें 3 मेजर डिसीजन लेने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबको समझ में आता है? ठीक है। पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, और वेदर डिविडेंड देना है या नहीं देना। इज दैट क्लियर? या कितना देना है, क्या डिविडेंड डिसीजन है। क्या लॉक कर दो इसको। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान से सुनना है आपने, वो ये है कि सर एक बात बताओ, क्या ये डिसीजन लेने का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया होगा या ये सिचुएशन बेस्ड होता होगा? लाइफ में क्या डिसीजन मेकिंग कैन नॉट बी रिजिड टू वन लाइन, यस और नो? क्या हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या डिसीजन लेते होंगे? कम ऑन भाई, सीधी सी बात है ना। आप कभी कहीं पे हो, कई बार अर्जेंट होगा तो शायद आप प्लेन से जाते हो, अगर अर्जेंट नहीं होगा तो आप ट्रेन से जाते हो। कम ऑन, तो ऐसा तो नहीं है ना हमेशा प्लेन से जाएंगे या हमेशा ट्रेन से जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर मुझे मान लो यहां से बॉम्बे जाना है, कैसे जाना है, क्या ये डिसीजन सिचुएशन पे डिपेंड करता है? क्या ये बार बार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या वेरी करेगा? कम ऑन। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या, कि सर ये जो डिसीजंस आप लेने की बात कर रहे हो, क्या इनको लेने का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया है या ये सिचुएशन बेस्ड होगा? आप बताओ। सिचुएशन बेस्ड। इसीलिए क्या हर कंपनी इन डिसीजंस को लेते समय क्या अलग तरीके से डिसीजन लेगी? यस और नो? क्योंकि हर कंपनी का सिचुएशन, क्या हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी अलग है। कम ऑन, हर कंपनी का। तो जब मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है तो शायद मेरे डिसीजन लेने का तरीका भी, यस और नो? तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर इन डिसीजंस को लेते समय, कम ऑन आवाज मारो, इन हमें अपने माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे? क्या रखने पड़ेंगे भाई? क्या सोचकर आपने ये डिसीजन लिया, क्या जस्टिफाई करना पड़ेगा? क्या सोचकर आपने ये डिसीजन लिया, क्या उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा? यस और नो? तो सुनिए ध्यान से, हर कंपनी जब अपने फाइनेंसेस को मैनेज करती है, आवाज मारो, हर कंपनी जब अपने फाइनेंसेस को, तो वो 2 ऑब्जेक्टिव्स रखती है माइंड में। पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आवाज मारो, क्या है? और दूसरे को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सारे बोल देंगे, पहला क्या है, दूसरा क्या है? वेरी गुड। अब आप मुझे बताइएगा, ठीक है, सोच के बताना। जो कंपनीज इस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखती हैं कि यार डिसीजन ऐसे लिया जाए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, डिसीजन ऐसे लिया जाए कि हमारा, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। आवाज मार दो, क्या है? छोटे समय के लिए ऐसे डिसीजंस लिए जाते, ठीक है ना। लेकिन जो आदमी बड़ा सोचता है, कमन, जो आदमी वो कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो काम करता है अपनी वेल्थ के लिए, वो काम करता है अपनी, उसके हर डिसीजन के पीछे छोटी सोच नहीं है, उसके हर डिसीजन के पीछे कुछ बड़ी सोच है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर बोलते हैं लॉन्ग टर्म। क्या मेरी बात समझ आ गई या नहीं? तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म दिमाग में रखती हैं। हाँ जी, क्या सोचती हैं? शॉर्ट टर्म। तो उनके दिमाग में शॉर्ट टर्म सोच होती है
तो वो हर डिसीजन को लेते समय कैसे सोचते हैं कि इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं। लेकिन वेल्थ वाले लोग प्रॉफिट को दिमाग में, वो कहते हैं भैया मेरा नेम फेम, मेरी मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए। कम ऑन, अगर मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो क्या प्रॉफिट अपने आप आएगा। मेरी अगर मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो बड़ा सोचने वाला व्यक्ति वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए क्या डिसीजन लेगा, और छोटा सोचने वाला व्यक्ति प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आती है? यस और नो? आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। लॉक कर दे इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। लीजिए, तो ये हमने अभी तक लास्ट क्लास में पढ़ा था, मेरे ख्याल से इतना ही मैंने पढ़ाया था। यस प्लीज। तो हम आज की क्लास को अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक बारी फटाफट से जितना मैंने पढ़ाया एक बारी जल्दी जल्दी से 3 लाइनों में खत्म करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस हाउ टू मैनेज। कोई भी चलते फिरते पूछ ले भाई क्या पढ़ के आया, एफएम, मीनिंग तो बता, मीनिंग आता ही नहीं। चैप्टर नंबर 1 पता है, गलत हो जाएगा ना। तो पहले क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है। जब तक हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता तो अंदर क्या करोगे जान के। तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज। अब मैनेज करने के लिए वी नीड टू टेक डिसीजंस, वी नीड टू टेक, मजे नहीं आए, वी नीड टू टेक। कितने तरह के होते हैं? पहला, पैसा कहां से, दूसरा, पैसा कहां, इस आवत जावत में प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को क्या करना है, क्या वो डिविडेंड डिसीजन है, वो क्या है, राइट। कोई भी डिसीजन लेते समय क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और। छोटा सोचने वाला व्यक्ति वो वैसा डिसीजन लेगा जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ जाए। बड़ा सोचने वाला व्यक्ति क्या वेल्थ फोकस्ड होगा, बड़ा सोचने वाला व्यक्ति वेल्थ फोकस्ड होगा, छोटा सोचने वाला व्यक्ति प्रॉफिट फोकस्ड होगा। ये ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ आ गई? वेरी गुड। तो इस प्रकार हमारा ये बेस तैयार होता है। क्लियर है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना जितने भी चैप्टर मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा, या तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन के होंगे, या वो इन्वेस्टमेंट, या फिर वो डिविडेंड। ये याद रखना। पूरे एफएम में आप में से कोई भी, जैसे मैं नाम लिखूंगा ना, आप मुझसे पूछ लेना सर चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो, तो मेरे मुंह से क्या सुनोगे, या तो मैं क्या सिखा रहा हूं, फाइनेंसिंग, या फिर मैं इन्वेस्टिंग, या फिर मैं, ये ध्यान रखना बस। मैं इसके अलावा कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैंने आपको अपना कोर्स डिक्लेयर कर दिया। मुझे आपको जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी तो आपको क्या आना चाहिए, एफएम आना चाहिए या 3 डिसीजन लेने। जिसको 3 डिसीजन लेने आते हैं क्या उसको एफएम आती है? कम ऑन यार, जिसको 3, क्या उसको एफएम आती है? बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं है। छोटा सा सब्जेक्ट है, 3 डिसीजन का, क्या छोटी सी बात कर रहे हो। हाँ नहीं, क्या सबको क्लियर है या नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। एक बार प्लीज चेक करेंगे लास्ट क्लास में हमने कितने कॉन्सेप्ट कर रहे थे। मैंने कॉन्सेप्ट नंबरिंग कराई थी, कुछ नहीं कराई थी? चलो ठीक है, तो आ जाओ फिर नंबरिंग अब कर लेते हैं। लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब थोड़ा सा अंदर गहराई में जाऊंगा मैं, ठीक है जी। तो ऊपर लिखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। ध्यान से सुनेंगे जरा इसको। फाइनेंसिंग डिसीजन, अभी अभी हमने पढ़ा, इसमें आपको सीखना है फ्रॉम वेयर टू रेज फंड्स। हाँ जी, इसमें आपको क्या सीखना है बेटा? फ्रॉम वेयर टू रेज फंड्स। पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। चलिए थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ठीक है जी। लेट्स से आपके फादर ने एक बिजनेस स्टार्ट करना है बेटा, है ना। लेट अस प्रिज्यूम आपके पापा क्या करना चाहते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। एंड फॉर दैट बिजनेस लेट्स से 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। आपके पापा ने पूछा, मैंने सुना है आजकल तू एफएम पढ़ रही है या पढ़ रहा है? आपने कहा हाँ पापा। तो पापा ने बोला तू बता ये 20 लाख मैं कहां से रेस करूं। पापा मेरे को तो खाली क्वेश्चन आंसर आते हैं,
झंड हो जाएगी? जल्दी बोलो, झंड हो जाएगी या नहीं? ओ पापा मेरे से तो एमसीक्यू करवा लो, ये क्या पूछ रहे हो? कम ऑन यार, गलत हो जाएगा ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या एमसीक्यू आ गए चैप्टर आ गया, या एक्चुअल में समझ आना जरूरी है? एमसीक्यू अपने आप हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं? तो चलिए अब मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट, स्टेप्स बनाते हैं, स्टेप्स बनाते हैं। पापा को चाहिए कितने रुपए? 20 लाख। पापा को आपने कहा पापा गिव मी 2 days टाइम, ठीक है, मैं आपको ये डिसीजन बताती हूं कैसे लेना, राइट? अब 2 दिन पापा ने तो दे दिए, अब आप मेरे पास आ गए, ठस्सेबाज तो हो आप। आपने कहा सर फटाफट से बताओ, नंबर बनाने हैं घर पे। अब सुनो ध्यान से, स्टेप नंबर 1, क्या हमें सबसे पहला काम क्या करना है? आइडेंटिफाई सोर्सेस फ्रॉम वेयर फाइनेंस कैन बी रेज्ड। यस और नो? आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जल्दी बताओ? आइडेंटिफाई करना। सारे बोलो, क्या करना है? किसे? सोर्सेस को, जहां से पैसा रेज किया जा सकता है। यस और नो? देखिए पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा मैं अगर आपको बोलूं, पापा को बोलो इक्विटी शेयर रेज कर लो, पापा कह रहे पागल है क्या, प्रोप्राइटरशिप हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कौन रेज कर सकता है? तो क्या यहां पर ये ऑप्शन देने पे भी मार पड़ सकती है? बोलो, पापा डिबेंचर रेज कर लो, भाई ये सोर्सेज उनके लिए है ही नहीं। बोलो, तो आपको क्या चेक करना है? व्हाट आर दी अवेलेबल सोर्सेज। भाई पापा को पैसा दे कौन सकता है, क्या पहले वो तो चेक करो। बोलो बेटा, ठीक है। मान लेते हैं कि वी आइडेंटिफाइड 2 सोर्सेस, हमें पता चल गया सोर्स ए से भी पैसा आ सकता है और सोर्स बी से भी पैसा आ सकता है। क्या मेरी बात समझ आई? अब सवाल यहां पर क्या है, अगर मुझे पता चल रहा है कि दोनों सोर्सेस से पैसा आ सकता है, अगला प्रश्न है कहां से रेज करूं? अगला प्रश्न है, नाउ यू टेल मी, कहां से रेज करूं? कहां से रेज करूं? कौन बताएगा? कहां से रेज करूं? दोनों से, या दोनों सोर्सेस को अब इवैल्यूएट करोगे? भाई चेक करोगे ना बेटर कौन है, और बेटर के लिए क्या इवैल्यूएशन होता है? आईसीएसआई भी, क्या आप में से कौन डिजर्व करता है प्रोफेशनल में जाने के लिए? क्या वो आपका इवैल्यूएशन करता है? करता है ना? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सब बोलोगे हम डिजर्विंग है, आईसीएसआई क्या बोलता है? चुप हो जा, मैं बताऊंगा तू डिजर्विंग है या नहीं। यस और नो? बोलो। और क्या उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या मार्क्स है? कम ऑन। बिल्कुल उसी प्रकार देयर आर 2 सोर्सेस ए एंड बी, देयर आर 2 सोर्सेस, मजा नहीं आया, देयर आर 2 सोर्सेस, पैसा तो दोनों से आ सकता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मेरे पापा के लिए क्या बेस्ट सोर्स चूज करना। तो बेस्ट कौन है, क्या उसके लिए इवैल्यूएशन होगा? बेस्ट कौन है उसके लिए? कैसे करोगे इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन कैसे करोगे? इन टर्म्स ऑफ सोर्स है, बच्चा नहीं। इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ जहां से तुम्हें पैसा सस्ता मिलेगा। कमन, जहां से तुम्हें पैसा, क्या वो बेटर होगा? क्या आप इन दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे? देखिए दोनों में कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ तो देना होगा ना। तो आप क्या चेक करोगे? दोनों में से सबसे पहले तो सस्ता कौन सा है, दोनों में से सबसे पहले क्या चेक करोगे? तो मेरा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करेंगे, सारे बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ, इवैल्यूएट करेंगे ऑल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ, आवाज मार दो, इन टर्म्स ऑफ क्या? वेरी गुड, कॉस्ट एंड
वेरी गुड, रिस्क, कॉस्ट एंड रिस्क। हर अवेलेबल सोर्स को इवैल्यूएट करो, हर अवेलेबल सोर्स को इवैल्यूएट करो इन टर्म्स ऑफ, आवाज मारो, वेरी गुड, कॉस्ट एंड रिस्क। मजे नहीं आए, कॉस्ट एंड रिस्क लॉक करें। अच्छा, कौन सा वाला बेटर होगा? जिसमें कॉस्ट और जिसका रिस्क भी। एक बच्चा कहता है सर कॉस्ट तो समझ आती है, रिस्क क्या है? व्हाट इज रिस्क? एनीबडी? समझ आया? और सिंप्लीफाई कर, शादी रिस्की है, सुना है ऐसा? कई बार ऐसा होता है, आपका कोई फ्रेंड की शादी है तो हम उसके कान में बोलते हैं क्या फंसने जा रहा है, क्यों रिस्क ले रहा है? ऐसा होता है? सुना है कभी ऐसा? सुना है? वे क्या कर रहा है भाई, फंस जाएगा, रिस्क क्यों ले रहा है? रिस्क क्यों ले रहा है? ऐसा क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। शादी से पहले आपको कोई कुछ नहीं पूछ रहा, आप कब जा रहे हो घर, कितने बजे जा रहे हो, यस और नो। शादी के बाद ऑब्लिगेशन आ जाता है, नहीं कहीं जाना है तो बीवी को बता के जाना है। शाम को 6 बजे ना पहुंचो, उसका कॉल आ जाता है, सुनो कहाँ हो। नहीं, शादी से पहले हमसे किसी ने नहीं फोन करके पूछा था हम 6 बजे रात को आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बोलो। लेकिन अब हिम्मत करके दिखाओ, 17 साल हो गए 17 साल, स्वेयर टू द गॉड कह रहा हूं मैं, 17 साल हो गए, एक दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने ऐसा हुआ हो कि मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ या मैं नाइट स्टे करने कहीं और जा रहा हूं। मतलब ही नहीं है भाई साहब, ऑब्लिगेशन। आप समझ रहे हैं? ये सर, हाँ, तो 17 साल हो गए मेरी शादी को, एक दिन ऐसा नहीं है, इंटू कर लो 365। समझो मेरी बात को, ठीक है? तो क्या अब ये वीडियो जो है ना यूट्यूब पे भी जाएगी अभी, है ना? तो वो इसको सुनेगी, ध्यान से सुनो अब। 17 साल में एक दिन, क्या शादी के बाद ऑब्लिगेशंस बढ़ गई? बोलो, क्या यही ऑब्लिगेशन क्या रिस्क है? तो लाइफ में रिस्क किसकी जिंदगी में है? जिसकी जिंदगी में ऑब्लिगेशन है, क्या उसने रिस्क लिया है? जल्दी बोलो, जिसकी जिंदगी में क्या है, क्या उसने रिस्क ले लिया? और जिसने ऑब्लिगेशन नहीं लिया उसने रिस्क नहीं लिया। यस और नो? डेट लेते ही ऑब्लिगेशन आ गया, क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे आप कमाओ या, तो क्या डेट रिस्की हो गया? बात, रीजन क्या है रिस्क का? क्या रीजन है? एक वर्ड, ऑब्लिगेशन। एक वर्ड क्या है? तो जहां आपने कोई पैसा उठाया और अगर उस पैसे के साथ क्या जुड़ गया, क्या आपने रिस्क ले लिया? आपने क्या ले लिया? क्या समझ आ गया नहीं? तो यहां पे रिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे? वन वर्ड में बेटा, ऑब्लिगेशन। अभी दीदी ने क्या कहा था, मैं उसको इलैबोरेट कर देता हूं। दीदी कहती है अगर डेट लेंगे तो रिस्क है, इक्विटी लेंगे तो रिस्क नहीं है। बताओ, क्योंकि इक्विटी शेयर में कोई प्रीफिक्स नहीं होता। कभी सुना 9% इक्विटी शेयर? सुना कभी? क्या डेट के आगे सुना था 9% डिबेंचर, 11% प्रेफरेंस शेयर? कभी लेकिन सुना 9% इक्विटी? क्यों नहीं सुना बताओ? 10% डिबेंचर का मतलब क्या होता है?
कि डिबेंचर वालों को 10% देना जरूरी है। क्या ऑब्लिगेशन आ गया? 11% प्रेफरेंस, क्या 11% देना जरूरी है? बट इक्विटी के आगे प्रीफिक्स नहीं है, मतलब पैसा नहीं है तो ऑब्लिगेशन कहां पे है? डेट में है। ऑब्लिगेशन प्रेफरेंस में है, लेकिन ऑब्लिगेशन इक्विटी में। क्या समझ आ गई मेरी बात? यस प्लीज। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पापा को ऐसी जगह से पैसा दिलाएं जहां पे उनका कॉस्ट भी कम हो और उनका ऑब्लिगेशन भी कम हो, उनका रिस्क भी कम हो। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस प्लीज। तो यहां पे रिस्क से मेरा क्या मतलब है? ऑब्लिगेशन। यहां पे रिस्क से मेरा क्या मतलब है? याद रखना, रिस्क के बड़े सारे मीनिंग होते हैं। रिस्क जगह जगह पे अपना मीनिंग बदलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी सारी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस बेटा। या कंपनी इज बाउंड टू गिव टू द लेंडर 9% इंटरेस्ट। तो जहां कंपनी बाउंड हो गई तो क्या कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन। तो कंपनी ने रिस्क लिया। कंपनी ने क्या लिया? रिस्क लिया। क्या सबको समझ आ गया? अब ऐसे रिस्क को एक नाम देते हैं, इसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क। क्या नाम देते हैं? तो आप लिख सकते हैं रिस्क का यहां पर मतलब है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्लियर है बेटा? यस प्लीज। अच्छा, कौन सी कंपनी फाइनेंशियल रिस्क ले रही है? जो इक्विटी रेज कर रही है या जो डेट रेज कर रही है? वेरी गुड। जो क्या रेज कर रही है? क्योंकि डेट रेज करते ही क्या यू आर अंडर ऑब्लिगेशन। यू आर अंडर। और जिंदगी में जहां ऑब्लिगेशन है क्या वहां रिस्क है? जिंदगी में जहां ऑब्लिगेशन है वहां। क्या ये सबको क्लियर हो गया या नहीं? बोलो बेटा। बहुत बढ़िया। अब आ जाता है, ये 2 स्टेप समझ आ गया हमें? बताओ फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे लेंगे? स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई करो कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल हैं। फिर इवैल्यूएट करो एवरी सोर्स को इन टर्म्स ऑफ, मजे नहीं आए, इन टर्म्स ऑफ कौन सा सोर्स बेटर होगा, कॉस्ट कम होगी और रिस्क कम होगा। यहां पे रिस्क से मेरा क्या मतलब है? ऑब्लिगेशन। एंड यहां पर क्या इस रिस्क को फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? डन 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 डन। वेरी गुड। अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं पूछना चाहूंगा, क्या कॉस्ट कंपैरिजन करने के लिए क्या कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए? कंपेयर बाद में करोगे ना, पहले तो मैं आपको 2 सोर्स दूंगा, आप पहला काम क्या करोगे? डायरेक्ट कंपेयर या पहले कॉस्ट कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आवाज मारो कौन सा? समझ आ गया जी? और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए समझ आ गया? क्या विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, वी विल लर्न हाउ टू, एक बार ही निकालना आ गया तो क्या कंपैरिजन भी हो जाएगा? क्या हमें रिस्क भी कैलकुलेट करना आना चाहिए? आप कह रहे हो रिस्क लो होगा, अरे भैया लो और हाई तब होगा जब आप पहले कैलकुलेट करोगे। तो क्या हमें रिस्क भी निकालना सिखाया जाएगा? और इसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, लिवरेज। चैप्टर का नाम क्या बेटा? लिवरेज। क्या सबको क्लियर हो गया? आवाज कम है? आर यू श्योर? सोच लो, देख लो, ठीक है। डन। डिसीजन का नाम फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय 2 चीजें दिमाग में रखनी है, कॉस्ट एंड रिस्क। क्या इसके लिए 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लीवरेज। लॉक करें। चलिए अब लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ जी, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? सबको मालूम है, एक लाइन में आवाज मारेंगे, वेयर टू इन्वेस्ट। वेयर टू इन्वेस्ट। प्रश्न है
ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है। अब उल्टा कर लेते हैं, मान लो आज आपके पापा की रिटायरमेंट हो जाती है एंड ही गॉट रिटायरमेंट फंड ऑफ 50 लाख रुपए, ग्रेचुटी सब मिलाकर उनके पास कितना फंड आया, 50 लाख रुपीस ऑन रिटायरमेंट उनको उनकी कंपनी ने पे करा, राइट। अब पापा कह रहे हैं यार देख मैं तो रिटायर हो गया हूं, तो क्यों ना हम इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर दें, कम ऑन इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर दें। तो आपको बेसिकली पापा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट डिसीजन टू टेक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बोलो। अब सवाल यहां पर यह है कि ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा, क्या ये क्वेश्चन बनता है, हाउ दिस डिसीजन विल बी टेकन। तो आप कोई मुझे आंसर देगा इसका। स्टेप नंबर 1, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज, रिटर्न बाद में, पहले क्या पता लगाओ भाई, देखो तो सही ना कि मार्केट में इस समय प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जहां पर पैसा लगाया जा सकता है। क्या आपको पहले अपॉर्चुनिटीज चेक करनी पड़ेंगी, आवाज मार दो, सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज चेक करनी पड़ेगी, यस और नो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस प्लीज, कितने तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बोलो। लेट अस प्रिज्यूम कि वी हैव 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल विद अस। हमने बड़े सारे प्रोजेक्ट्स चेक करे, 2 प्रोजेक्ट ऐसा लग रहा था हमारी रेंज में है, हमारी रेंज में है, तो हमने इनको हाईलाइट कर लिया, क्लियर है। लेट मी टेल यू, इसको बोलते हैं, स्टेप नंबर 1 को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्या बोलते हैं बेटा, और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग का एक पूरा चैप्टर हमारे कोर्स में, जिसमें हम क्या आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स या टाइप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल टू मी। इज दैट क्लियर, यस प्लीज। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, स्टेप नंबर 1 में क्या हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे, आवाज मारो, क्या करेंगे, वेयर वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई what types of projects are there which are feasible to me, come on, which are, जो मेरे लिए feasible है, come on, जो मेरे लिए क्या है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ते हैं, आवाज मारो, क्या पढ़ते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। हर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीदी कहती है मेरे को ना मेट्रो वाला धंधा बहुत सही लगता है। मैंने कहा क्या, कहती एक के ऊपर एक चढ़कर बैठे हुए हैं और ये कभी भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में पॉपुलेशन गिरेगी नहीं, बढ़नी ही है। तो आपको लगता है किसी को कि मेट्रो का धंधा कभी गिरेगा, बोलो। तो दीदी कहती है बेस्ट है पापा, मेट्रो एक पैरेलल में बना लेते हैं, एक मेट्रो के पैरेलल में एक लाइन और खोद के हम अपनी प्राइवेट चला लेते हैं। अब पापा क्या बोलेंगे, इज इट फिजिबल, बोलो। तो दीदी क्या करना भूल गई, फिजिबिलिटी स्टडी, कमन, क्या करना भूल गई, समझ रहे हैं नहीं। तो क्या कोई भी धंधा करने से पहले क्या उसकी फिजिबिलिटी तो चेक करो कि भारत में वो फिजिबल है भी या, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो फिजिबल होगा क्या तभी वो कंसिडरेशन में आएगा, बोलो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो और फिजिबिलिटी स्टडी कैसे करते हैं पता है, अभी आगे जाके पढ़ना है, मैं चला सा ओवरव्यू दे रहा हूं बस। फिजिबिलिटी स्टडी कैसे करते हैं, मार्केट फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोलॉजी फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। समझ आ रही है, 5 टेस्ट करने पड़ते हैं। कितने टेस्ट होते हैं, जब ये 5 टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सुना होगा, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नथिंग but the result of 5 feasibility tests. It is a result of
उन सब का जब टेस्ट का रिजल्ट आता है उसको एक रिपोर्ट बना के पेश किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसके सामने रखी जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने। किसके सामने रखी जाती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। समझ आ गया? तो इट इज नॉट दैट इजी कि भैया चलो कर लो, या आपको पूरी रिपोर्टिंग करनी है। यस प्लीज। तो पहला स्टेप क्या है जल्दी बताओ? सीधा ही ये वाला करेंगे ऐसा, या पहले हर प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करेंगे? सारे बोलेंगे, आवाज आ नहीं आ रहा? हर प्रोजेक्ट के लिए। चेहरे तुम्हारे इतने खिलखिला रहे हैं, आवाज तुम्हारी ऐसा लग रहा है पता नहीं कहां जा रही है। मैच करो ना दोनों चीजों को। नहीं, तेज से बोलो, तेज से बोलो कि सारे जाग जाए। कल कौन कौन आया था ग्रुप 1 में? तो ग्रुप 1 में हमारे पास एक एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब कल फटा था। ओ भाई साहब, किस किसने अटेंड करा था? है भाई, वो नहीं सोने देती क्लास में। उसकी आवाज ऐसे यहां से निकलती है, यूं फाड़ती हुई निकल जाती है, सारी दीवारें दूर है। नहीं तो जब जब मैम की क्लास होती है ना, तो हमारे ना अगल बगल 4-5 बिल्डिंगों वाले आ जाते हैं, कह रहे भाई साहब क्या हुआ आज? आई एम श्योर कि कल दीवारें हिली होंगी। नहीं, हम तो बहुत स्लो स्लो बोलते हैं, ऐसे ही रुक रुक के। तो शी इज लाइक है। हाँ, तो आप लोगों को एज अ गर्ल पावर दिखी? तुम्हें भी लगा होगा भाई हम तो ऐसे सोफिस्टिकेटेड बने रहते हैं, देखो जरा यहाँ पे। और अभी तो उनका जलवा दिखाऊंगा मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे। शी इज सो एनर्जेटिक, सो पावरफुल। मतलब, और एंड द गुड थिंग इज, कई बार ऐसा होता है ना, डेमो है तो चलो आज एक्साइटमेंट है, ऐसा नहीं है। शी इज थ्रू आउट लाइक दिस। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी शी विल प्रूव यू कि दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। भाई कई बार होता है ना, फीस आ गई, ग्रांटेड हो गया, चलो अब अपनी औकात पे आ जाओ। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओ यार, ये क्या बोल दिया मैंने? एक्चुअली में ना क्या होता है, एक्चुअली में यही होता है, डेमो में ना यही होता है। डेमो अरे आप लोगों के साथ क्या है, आपको तो पता ही है, ये होता ही है ड्रामा। नहीं, आपको भी ना 5 क्लास के बाद समझ नहीं आता ये तेवर कैसे बदल गए। 5 क्लास से पहले तो बड़ी इज्जत दे रहे थे। हाँ जी, तो बेसिकली लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हाँ, ये जरूर होगा कि 5 क्लासेस के बाद ये कोट पैंट नहीं पहनूंगा मैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये शादी वाला। अबे यार, ऐसा नहीं यार, मैं पहनता हूं। चलिए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में मिलेगा वही लास्ट में मिलेगा। समझ आ रही है? जिस एनर्जी, जिस पावर के साथ हम, आप मेरे को अक्सर देखोगे ऐसे, और अब तो मैंने बोल दिया, अब मेरे को पहनना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो अक्सर हम आपको ऐसे ही दिखेंगे। समझ आ रही है? जो है वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक सेम है। ठीक है, आ जाओ। अब ये क्लास जाएगी, मैडम देखेगी इसको, कहेगी क्या बोला सर ने। हाँ जी, इधर देखो यार सारे, एक बार दोबारा से बताएंगे जरा। मैंने क्या कहा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कितने तरह के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। आवाज मारो, कितने तरह के? क्या उसके लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है? अच्छा, जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो क्या हम फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं? और फिजिबिलिटी टेस्ट करते समय क्या हम हर चीज की फिजिबिलिटी चेक करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे विच इज कॉल्ड एज, क्या वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी लेड डाउन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट दे हैव टू सिलेक्ट इट, राइट? अब मान लो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ चुकी है। मान लो 2 प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है, 2 प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी। क्या अब हमें डिसाइड करना है कौन सा बेटर है? कम ऑन, हमें डिसाइड करना है। ठीक है, अब कौन सा बेटर है आप मुझे बताओ।
जिस प्रोजेक्ट में रिटर्न ज्यादा होगा, आवाज मारो, जिस प्रोजेक्ट में रिटर्न, बिल्कुल मजे नहीं आया, जिस प्रोजेक्ट में रिटर्न और जिस प्रोजेक्ट में रिस्क, समझ आ गया? जिस प्रोजेक्ट में रिटर्न ज्यादा होगा, जिस प्रोजेक्ट में रिस्क, क्या वो बेटर होगा? यस और नो? पक्की बात है। लेकिन अगेन यहां पर वर्ड आ गया रिस्क। बताओ ये कौन सा रिस्क है? ठीक है, और वन वर्ड में ऑब्लिगेशन तो नहीं होना चाहिए। जब आप कहीं पे पैसा लगाते हो क्या रिस्क होता है? अनसर्टेनिटी। कमान क्या है? तो यहां पे रिस्क स्टैंड्स फॉर ब्यूटीफुल। समझ आ गया नहीं? यहां पे रिस्क का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी। फाइनेंसिंग डिसीजन में रिस्क का मतलब ऑब्लिगेशन, और यहां पर अनसर्टेनिटी। समझ आ गया? यस प्लीज। मैं आपको 17 साल पुरानी अपनी एक फोटो दिखाऊंगा शादी वाले दिन की, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, मैं कहीं पे भी ऑब्लिगेशन से नहीं डरता था। मैं शुरू से ही बहुत डिसेंट था, 8 बजे घर आ जाता था, तो मेरे लिए ऑब्लिगेशन वाली बात कभी भी नहीं थी। बट फिर भी आप मेरे चेहरे पे देखोगे, मैं वो फेस देखता हूं अपना 17 साल पुराने वाला, तो उस पर डर था एक उस पर एक डर था, बहुत खतरनाक वाला डर था। आज मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है कि फोटो ढंग से नहीं आई है और मैं डर रहा हूं। फेरे लेते समय मेरी वाइफ कम डर रही थी और मैं ज्यादा डर रहा था। बताओ दिमाग में क्या चलता है, ऑब्लिगेशन या अनसर्टेनिटी? कैसी अनसर्टेनिटी? जैसी अभी दिख रही है क्या वैसी है भी या नहीं? बोलो। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, शादी से पहले 1-2 बार ही मिले, तो यार अब 1-2 बार मिलेंगे तो अच्छा ही, अब यहां पे तो ना गाली गलौज होती है। नहीं, आदमी 1-2 बार ही मिलेगा शादी से पहले, कैसे बात करेगा? और ठीक कम बोलता है ना, कहीं मुंह से फालतू बात ना निकल आए। नहीं, लिमिटेड शब्दों का प्रयोग होता है। और मम्मी पापा भी क्या बोलते हैं, शादी से पहले ज्यादा नहीं मिलना। क्यों ऐसे बोलते हैं? सच्चाई सामने ना है। तो अभी क्या होता है, शादी से पहले ना सामने वाला, जैसे मैं प्रिटेंड कर रहा था आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, एंड शी वाज प्रिटेंडिंग कि उससे बेटर कोई है ही नहीं। हम दोनों यही प्रिटेंड करके हाँ कर दी। बोलो। और लेकिन क्या डर दोनों को था? किस चीज का? कहीं कहीं ऐसा ना हो कि बंदा शादी के बाद कुछ अलग ही निकल आए। क्या ये अनसर्टेनिटी भी क्या रिस्क है? यस और नो? बोलो। तो शादी में रिस्क कौन सा वाला बड़ा रिस्क लग रहा है, ऑब्लिगेशन या अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी। कौन सा वाला रिस्क बड़ा है? ऑब्लिगेशन तो बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा रिस्क है। यस और नो? है ना? कई बार ऐसे बोलते हमारा पता नहीं लाइफ पार्टनर ठीक होगा नहीं होगा, कैसा होगा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो दैट इज बेसिकली अनसर्टेनिटी। लॉक कर दे इसको। तो क्या मैं रिस्क को 2 शब्दों पे डिफाइन कर सकता हूं? वन, द अदर वन। वेरी गुड। और इस रिस्क को एक नाम दिया गया है बिजनेस रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क भी बोलते हैं, बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। ऑपरेशनल रिस्क भी बोलते हैं, बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। हाँ जी, वी कॉल इट एज बिजनेस रिस्क एज वेल एज ऑपरेशनल रिस्क। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्राइटेरिया क्या पल्ले पड़ गया हमें? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन? कैन आई लॉक दिस? बोलो बेटा। चलिए अब लिखेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। थर्ड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नाम बता दो क्या है? डिविडेंड डिसीजन। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? डिविडेंड डिसीजन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट दिस डिसीजन इज ऑल अबाउट, है ना? हालांकि मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जो भी हम कमाएंगे, कमन जो भी हम whatever we are earning
whether we should distribute as a dividend या इसे हम रिटेन करके क्या रीइन्वेस्ट कर दें, यस और नो? बोलो बेटा। अब ये डिसीजन लेने के लिए भी क्या कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए? बोलो बेटा, क्या देयर शुड बी सम क्राइटेरियाज? बोलो। सो लेट मी गिव यू सम फ्यू ऑप्शंस, आप मुझे बताना कौन सा बेटर है, ठीक है? आपको मैं ऑप्शंस देता हूं, आप मुझे बस इतना बताना कि हमें यहां पर डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। शुड आई? ठीक, सामने देखेंगे जरा। अगर मैं ये कहूं एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, नाउ व्हाट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी? वेयर वी आर वेरी फ्यू शेयर होल्डर्स, जहां पे शेयर होल्डर्स बहुत, एक फैमिली ओरिएंटेड कंपनी होती है। जैसे अरुण सेतिया क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, 90% स्टेक होल्डर अरुण सेतिया, 10% मेरी वाइफ के पास, फैमिली कंपनी हो गई। तो ये क्या है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। कमन क्या है ये? अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री वाइडली हेल्ड कंपनी है। कमन क्या है? वाइडली हेल्ड क्यों है? क्योंकि इसके शेयर्स में क्या पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, इसके शेयर्स में। तो जहां शेयर्स में पब्लिक का पैसा लग जाता है वो कंपनी क्या बन जाती है? वाइडली हेल्ड। और अगर शेयर में कंपनी का पैसा ना पब्लिक का पैसा, तो वो क्लोजली हेल्ड है। क्या यहां तक क्लियर होता है? बोलो बेटा। अब प्लीज ध्यान से सुनेंगे, जब हम बात करते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी के बारे में, जब हम बात करते हैं अबाउट मजे नहीं आए, सारे बोलो अबाउट। आप सोच के बताना अरुण सेतिया क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डू यू नो, डू यू थिंक कि मैं जो भी कमाऊंगा मेरे को लगता है बस निकाल लो, या मेरा मोटिव ग्रोथ है? देखिए, मेरी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है? या तो मैं या मेरी वाइफ। अगर मेरी कंपनी में इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 2 इन्वेस्टर्स हैं। तो क्या अगर मेरी कंपनी में 2 इन्वेस्टर्स हैं, कौन अगर मेरी कंपनी में, तो क्या हम आपस में क्या इस चीज पर विचार कर सकते हैं कि यार देयर इज नो नीड टू विड्रॉ डिविडेंड, whatever we are earning, let's put again this into the business and why not we work for growth? Yes or no? क्या ये लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म विजन हो गया है ना? एवीसी प्राइवेट लिमिटेड, एवीसी प्राइवेट लिमिटेड एक नई कंपनी अभी हमने बनाई है, अगेन ए क्लोजली हेल्ड कंपनी वेयर 50% स्टेक होल्डर अरुण सेतिया एंड 50% स्टेक होल्डर इज मिस्टर विवेक गाबा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या वो भी एक क्लोजली हेल्ड है? वो भी क्लोजली, 2 ही तो लोग हैं। यस प्लीज, वो भी क्या हो गई एक? अच्छा, अब आप मुझे बताओ ये जो एवीसी प्राइवेट लिमिटेड हमने बनाई क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्या अगेन इसमें भी विवेक सर का और मेरा क्या एक ही ऑब्जेक्टिव है? जो कमाए निकाल लो या ग्रोथ? तो बताओ हमारे लिए डिविडेंड इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए रीइन्वेस्टमेंट? समझ आ गया? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या लॉन्ग टर्म है, बोलो। लेकिन एक वाइडली हेल्ड कंपनी जो होती है, जिसके छोटे 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 शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या उन्हें अपने सभी छोटे छोटे शेयर होल्डर्स को क्या संतुष्ट करना है? यस और नो? और शेयर होल्डर संतुष्ट कब होता है? जब कंपनी कमाती है या उसमें से डिविडेंड देती है। एक छोटा शेयर होल्डर कब खुश होता है? एक छोटे शेयर होल्डर को खुशी कब मिलेगी? जब उसको अपने शेयर पे क्या मिलता है। तो क्या ऐसी कंपनीज के लिए क्या डिविडेंड बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन रीइन्वेस्टमेंट? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यस प्लीज। तो क्या इस तरह से बड़े सारे क्राइटेरियाज बनते होंगे where we have to decide whether we should retain or we should distribute as dividend? क्या पल्ले पड़ गई मेरी बात? बोलो बेटा। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। कैन आई लॉक दिस कॉन्सेप्ट? आर यू श्योर? आर यू श्योर? बेटर, बेटर। आ जाओ फिर। लो जी, तो ये हमारा बेस मैंने बना दिया आपका, ठीक है। नाउ वी ऑल आर रेडी, हम सब तैयार हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है। सब तैयार हैं आप लोग। और अब लिखो जरा, आज हम एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। जो अभी तक मैंने कराया दैट वाज ऑल बेसिक्स। हाँ जी, जो भी पढ़ा वो सब क्या था? बेसिक्स था।
एंड फ्रॉम टुडे हम लोग वी आर गोइंग टू ऑफिशियली स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर. ऊपर हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 1. नाम है लिवरेज एनालिसिस. लिवरेज एनालिसिस. हाँ जी, नेम ऑफ द चैप्टर लिवरेज एनालिसिस. मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. मेरे बच्चे, लिवरेज एनालिसिस क्या है पहले ही बता देता हूं कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है. हमने तो शब्द ही पहली बार सुना. हाँ, फाइनेंशियल लीवरेज टर्म थी. तो आप तो 11-12 पास करके आए हो, तो बताओ क्या थी. हाँ, और कोई? आपको मैं एक बात बताऊं, ठीक है, एक बात बताऊं, सच वाली बात बताऊंगा, ठीक है. मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, ये मेरा वादा है आप सभी से. फर्स्ट क्लास है कईयों की एंड कई लोगों की सेकंड क्लास है. मैं आप लोगों को ना पढ़ने का नजरिया ही बदल दूंगा. समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो आप आंसर्स दे रहे हैं ना, ये जो भी आप आंसर्स दे रहे हैं, एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ना चीजें ठीक से डिलीवर नहीं की गई हैं. इसीलिए आंसर में ब्रेकेज बहुत ज्यादा है ना. आपको मालूम है आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ चुका हूं. मैं बिल्कुल समझ चुका हूं आप क्या कह रहे हो और आप सही बोल रहे हो. बट आप अभी मेरे से आधे घंटे के बाद आप देखना कि सही इंटरप्रिटेशन क्या था. आप भी सही बोलना चाह रहे हो, तुम भी सही बोल रही हो, लेकिन कितना कितना अनक्लियर वे में बोल रहे हो वो अभी मैं प्रूव करूंगा. ठीक है ना? इज दैट क्लियर? सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं आपको सच बता रहा हूं कि हमारा सिस्टम जो है ना बहुत बुकिश है. बचपन से ही आपको उतना ही बताया जाता है जो किताब में लिखा है. अगर किताब में कोई चीज एक लाइन में डिफाइन है तो उसको एक लाइन में तरोड़ मरोड़ के उसी चीज को 10 बार बोल के याद करवा दिया जाता है. और अगर वो समझा होता, समझने में और याद करने में यही फर्क होता है. कोई चीज याद करी है तो वो मैं भूलूंगा, कोई चीज समझी है तो पूरी जिंदगी भर में नहीं भूलूंगा. सो व्हाई आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन? धुंधला धुंधला याद आ रहा है क्योंकि हमने लर्न करा था. अगर हमने समझा होता तो शायद मुझे याद नहीं करना था, कॉन्सेप्ट रिलेट करना था. ठीक है ना? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है. पहली बात, ये शब्द को इग्नोर कर दो, ये कुछ है ही नहीं, कुछ और बातें करते हैं. ठीक है? कहीं और से इस शब्द को डिराइव करते हैं. पहले मैं कुछ जनरल बातें करूंगा एंड वहां से इस शब्द को मैं पहले डिराइव करूंगा. वी विल डिराइव द वर्ड लिवरेज. बताऊंगा नहीं, मैं डिराइव करूंगा. मेरी बात समझ आ रही है? तो आइए ध्यान से सुनते हैं. अब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखो. वो बेसिक्स के कॉन्सेप्ट थे. ठीक है? ये इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट. लिखिए जरा, व्हाट इज रिस्क? व्हाट इज रिस्क? रिस्क किसे कहते हैं? लिखो, इट
represents obligation और अनसर्टेनिटी। लाइफ में जहां पर ये दो चीजें पाई जाती है, क्या वहां पर क्या रिस्क आएगा? यस और नो? जहां पर कौन सी दो चीजें पाई जाती है, क्या वहां रिस्क आएगा? कम ऑन, वहां पर क्या आ जाएगा? रिस्क आ जाएगा। लॉक कर दो इसको। व्हाट इज रिस्क? रिस्क रिप्रेजेंट करता है दो चीजों को, ऑब्लिगेशन और अनसर्टेनिटी। ठीक है ना? कई बार हम क्या करते हैं, घर बंद करके मैरिज पे चले जाते हैं, 12-1 बज जाते हैं, तो मम्मी कहती है चलो चलो जल्दी चलो, घर में कोई नहीं है, रिस्क है। लॉक तो लगा के आए थे हम, बावजूद इसके क्या वी हैव अनसर्टेनिटी? कम ऑन, क्या इसकी वजह से क्या रिस्क आया था? बोलो बेटा। तो यहां पे जब भी हम रिस्क वर्ड कहां से लेकर आते हैं? दो शब्दों से। तो जहां जिंदगी में ऑब्लिगेशन या कल रिजल्ट है, आज डर लगता है यार, रिस्क लग रही है, क्यों? अनसर्टेनिटी। क्या वहां अनसर्टेन? जिन लोगों को कंफर्म्ड होता है कि मैंने पास होना है, उनको डर नहीं लगता है। डर हमें कब लगता है? जब हमारे मन में क्या अनसर्टेनिटी होती है, जब हमारे मन में क्या होती है ना? डर लग रहा है, मना तो नहीं कर देगी? बोलो, डर लग रहा है, मना तो नहीं कर देगी? अगर श्योर होता, अगर तो अनसर्टेनिटी नहीं होती, तो रिस्क नहीं होता। बोलो, क्या सबको समझ? हर जगह रिलेट कर सकते हो आप इसको। ये कोई फाइनेंस की बात नहीं हो रही, जनरल बातें हो रही। क्यों जी? बात तो सही है। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, बड़े छोटी छोटी चीजें लिखवाऊंगा, मतलब आप समझ, पैरा पैरा नहीं बनाने मुझे, इतने छोटे छोटे पॉइंट बनाऊंगा मैं कि अपनी जिंदगी में कभी भी आपके यहां से ये पॉइंट जाएंगे नहीं। क्या क्लियर है या नहीं? कॉन्सेप्ट नंबर 2, concept number 2, types of risk. How many types of risk are there? कितने तरह के रिस्क होते हैं? How many types of risk are there? आवाज मारो, how many? तो अभी अभी हमने बात करी थी, एक होती है फाइनेंशियल रिस्क, एक होती है बिजनेस रिस्क, जिसको हम ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं। बिजनेस रिस्क का दूसरा नाम क्या बेटा? ऑपरेटिंग रिस्क। एक हमने जबरदस्ती की बनाई है कंबाइंड रिस्क, एक हमने जबरदस्ती की बनाई है क्या? कंबाइंड रिस्क। यस प्लीज। एक हमने जबरदस्ती की बना दी, कौन सी? कंबाइंड रिस्क। चलिए अब आपने मुझे बताना है फाइनेंशियल रिस्क कौन लेता है? जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट पाया जाए, जिसके क्या पाया गया? क्या उसने ऑब्लिगेशन ले लिया? उसने क्या ले लिया? क्या उसकी जिंदगी में क्या रिस्क आ गया? बोलो बेटा। तो यहां पे लिखेंगे फाइनेंशियल रिस्क से मेरा क्या मतलब है? व्हेन we have debt in our capital structure. जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पाया गया? डेट पाया गया। जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पाया गया? डेट पाया गया। यस प्लीज। जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट पाया गया, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलते हैं बेटा? फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है? व्हेन वी हैव
फिक्स्ड कॉस्ट इन कॉस्ट स्ट्रक्चर, यदि हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में एफसी पाई गई, आवाज मार दो बेटा, अगर हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या पाई गई, एफसी पाई गई, अगर हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको पढ़ाने के लिए क्या ये प्रीमाइस ले लिया, इसका रेंट हर महीने जाता है, यस प्लीज। अच्छा, मैंने 5 बंदों का स्टाफ रखा हुआ है, क्या उनकी सैलरी हर महीने जाती है, बैच बने ना बने, पैसा आए ना आए, क्या आई हैव फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, मुझे रेंट देना ही देना है, मुझे सैलरी देनी देनी है, क्या ये ऑब्लिगेशन मैंने लिया हुआ है, यस और नो। तो जब मैंने ये ऑब्लिगेशन लिया, क्या मैंने रिस्क ले लिया है, आवाज मारो, मैंने क्या ले लिया, रिस्क ले लिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कम ऑन, गेटिंग द पॉइंट। तो जब आप किसी भी बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट लगाते हैं, आवाज मारो, जब आप किसी भी बिजनेस में, क्या आर यू अंडरटेकिंग एन ऑब्लिगेशन, क्या आप एक ऑब्लिगेशन ले रहे हो, और ये ऑब्लिगेशन की वजह क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन, क्योंकि मेरे बिना ये जगह लिए मैं काम नहीं कर सकता, क्या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या ये सब जरूरी था, कम ऑन यार, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या ये सब जरूरी था, यस और नो, बोलो बेटा। तो कैन आई से कि बिजनेस रिस्क कौन ले रहा है, जल्दी बताओ, जिसने अपने कॉस्ट में क्या इन्वॉल्व करी, क्या उसने बिजनेस रिस्क ले लिया, उसने क्या ले लिया, बिजनेस रिस्क ले लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस प्लीज। तो चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ध्यान से सुनना। करोल बाग में ना एक आदमी ने दुकान, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं हर चीज, एक आदमी ने दुकान रेंट पे ली, एक आदमी ने दुकान रेंट पे ली, चीजों को थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं और मजा आएगा। आप मुझे बताओ, क्या इसका रेंट ऑब्लिगेशन बना, क्या ये रेंट इसका ऑब्लिगेशन बन गया, यस और नो। अच्छा, जहां ऑब्लिगेशन आएगा, क्या दिमाग में अनसर्टेनिटी भी आएगी कि पता नहीं मैं ये रेंट निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। भाई जहां ऑब्लिगेशन आएगा वहां पर अनसर्टेनिटी आएगी, जहां ऑब्लिगेशन आएगा वहां पर अनसर्टेनिटी आएगी कि क्या मैं ये रेंट निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो क्या इस भैया ने क्या ऑपरेशनल रिस्क लिया है? जल्दी बोलो, इस भैया ने क्या ले लिया? ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है। अब एक मोमोज लगाने वाला भी करोल बाग में अपने मोमोज बेचना चाहता था। उसको लगा यार मैं दुकान का रेंट तो नहीं दे पाऊंगा, तो वो इसी दुकानदार के पास गया और उसने बोला कि आप मुझे अपनी दुकान के आगे ठेला लगाने दो, बदले में मैं जो कमाऊंगा उसका 25% तुम ले लेना। जो कमाऊंगा उसका, टेल मी, क्या मोमोज वाले ने ऑपरेशनल रिस्क लिया या नहीं लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया बताओ? क्या इसके साथ कोई फिक्स कॉस्ट अटैच्ड है? नहीं। वो कहता है भैया मोमोज बिकेंगे, कमाऊंगा तो तुझे दूंगा, आज बिके ही नहीं तो दूंगा ही नहीं। कम ऑन यार, क्या मोमोज वाला अच्छी एफएम पढ़कर गया था? बिजनेस ये भी कर रहा था, बिजनेस ये भी कर रहा था, लेकिन मोमोज वाले ने कौन सा रिस्क अवॉइड कर दिया? ऑपरेशनल रिस्क। समझ आ गया नहीं? और इस दुकानदार ने कौन सा रिस्क ले लिया? इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो फटाफट से, मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। मैंने रिटर्न कमाने के लिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसा कहा जाता था कि इस प्रोजेक्ट में रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो। क्या मैंने भी रिस्क लिया है? मैंने भी रिस्क लिया है। जो रिस्क लिया है
क्या ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट रिस्क लिया है? ये कौन सा रिस्क है? और इस इन्वेस्टमेंट रिस्क की वजह क्या? अनसर्टेनिटी है। कम ऑन, क्या है? तो घूम फिर के क्या हम घूम फिर के वहीं पर ही आएंगे? या तो हम किस पर आएंगे? ऑब्लिगेशन पे। या फिर हम किस पर आएंगे? या तो हमने फाइनेंशियल रिस्क लिया, या ऑपरेशनल रिस्क लिया, या इन्वेस्टमेंट रिस्क लिया। क्या समझ आ गया? जल्दी बोलो। सर मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए 2 करोड़ के। टेल मी, हैव आई टेकन रिस्क? रिस्क लिया है मैंने? कम ऑन यार, किस चीज का रिस्क है? क्या ये इन्वेस्टमेंट रिस्क है? ये क्या है? आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये जगह किराए पे लिया है, क्या मैंने रिस्क लिया? ऑब्लिगेशन ले लिया। कौन सा रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क। कौन सा रिस्क? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। मैंने डेट लिया। कम ऑन, क्या मैंने फाइनेंशियल रिस्क लिया? नहीं समझ आया। लॉक कर दे। कम ऑन। फिलहाल मैं यहां पर 2 रिस्क की बात कर रहा हूं, बताओ कौन कौन से? मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात, तो 2 ही रिस्क मैंने लिए हैं। पहला कौन सा? दूसरा? लॉक कर दूं? एक भाई दोबारा से, फाइनेंशियल रिस्क कौन लेता है? जो अपनी कंपनी में डेट रेज करता है, जो अपनी कंपनी में। और ऑपरेशनल रिस्क जो फिक्स कॉस्ट लगाता है। कमन, जो कोई दिक्कत? पक्का? डन। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं कहूं कि मैंने अरुण सेतिया क्लासेस के लिए लोन भी लिया हुआ है और मैं एफसी भी लगा रहा हूं, क्या मैंने डबल रिस्क ले लिया? फाइनेंशियल रिस्क भी ले लिया, और तो कैन आई से आई हैव टेकन कंबाइंड रिस्क? तो कंबाइंड रिस्क क्या है, कौन बताएगा? अगर हमारे सारे बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पाया गया, और हमारे बोलो बोलो कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या पाया गया, क्या हमने कंबाइंड रिस्क लिया है? आवाज मार दो, हमने क्या लिया है? कंबाइंड रिस्क। क्या सबको समझ में आ गया? मेरे को फाइनेंस पढ़ाते हुए 24 साल हो गए आज, ठीक है, 24 years. I started teaching finance in 98 and this is, आप शायद थे भी नहीं तब। 98 में आप लोग आए थे नहीं ना? तो I started teaching in 98 and this is 22. Now try to understand. 24 साल हो गए, 24 साल से मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं, बावजूद इसके मैं रिस्क ले रहा हूं, जानते हुए एफसी लगाना रिस्क है, लगी हुई है, जानते हुए डेट लेना रिस्क है, मैंने लिया हुआ है। वाई? वाई? क्या हमने कभी ये कहा रिस्क मत लो? मैंने कभी मेरे मुंह से सुना? मैंने तो सिर्फ ये बताया ये रिस्क होता है, बावजूद इसके क्या हम लेते हैं? शादी रिस्की है, करते हैं? बोलो। हाँ करते तो हैं, यस। और कई बार तो कई लोग तो बड़े उतावले भी होते हैं, कब होएगी? I got married at the age when I was just 25. 25 साल का था मैं। एक्चुअली में उस समय जल्दी होती थी, ऐसे घूरो मत। अब ट्रेंड आया है थोड़ा लेट वेट का, है कि नहीं? बोलो। तो माई सन इज इन 12th क्लास एंड ही इज 4 inch longer than me. I used to talk to him like this. हाँ जी, तो मेरे को फटाफट से बताओ क्या बोला मैंने? जानते हुए एफसी लगाना रिस्क है, मैंने लगाई। जानते हुए डेट लेना रिस्क है, क्या मैंने लिया? आवाज कम है। क्या मैं ये सब रिस्क ले रहा हूं? क्यों? हाँ यही सुनना था, बोल बोल बोल। बचपन से एक चीज पढ़ाई गई है हमारे को, हाई रिस्क। जोश से बोलो, हाई रिस्क। हाई रिस्क पढ़ाई गई है, बोलो। यही गलत था। चलो बताओ, फर्स्ट फ्लोर से कूदने वाले ने रिस्क लिया या 10th फ्लोर से कूदने वाले ने ज्यादा रिस्क लिया? रिटर्न
हाई रिस्क हाई रिटर्न, 10 फ्लोर वाले को ज्यादा रिटर्न मिलेगी। क्या, कैसे? कम ऑन यार। नहीं, ये थोड़ा सा पढ़ के गई, ये बिल्कुल पढ़ के नहीं गई। किसने ज्यादा रिस्क लिया? शी विल गेट हाई रिटर्न। क्या पढ़कर आए हम लोग? नहीं, क्या बेवकूफ बनाया गया हमारा। हाई रिस्क, क्या यही पढ़ा हमने? यस और नो? इसकी एक्चुअल कहानी आपको नहीं बताई गई, वो मेरे लिए छोड़ दी गई। बोले जब आप बड़े हो जाओगे, अरुण सर आएंगे आपकी जिंदगी में, वो आपको बताएंगे सच्चाई क्या है। अब सुनो ध्यान से, एक बात याद रखिएगा, लाइफ में whenever risk is high, whenever there will be high responsiveness. जिंदगी में अगर रिस्क बढ़ा लिया है तो आपकी जिंदगी में रिस्पॉन्सिवनेस भी क्या होगी? हाई होगी। अभी समझाऊंगा क्या है। When you are taking high risk, there will be high, बड़ा होगा कुछ। अगर वो रिस्पॉन्सिवनेस फेवरेबल हुई तो ये हाई रिटर्न बनेगी, और अगर ये, तो ये हाई लॉस बनेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? हाई रिस्क स्टैंड्स फॉर हाई रिस्पॉन्सिवनेस। High responsiveness may be favorable, it may be unfavorable. If it is favorable, high return. If it is unfavorable, high loss. Getting the point? बच्चा कहता सर थोड़ा सा इलाबरेट करो। आइए अब इसको इलाबरेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सबने ध्यान से देखना। आईपीएल का मैच चल रहा है, फाइनल चल रहा है, लास्ट ओवर चल रहा है, विराट कोहली क्रीज पर है, 6 बॉल्स है, 18 रन्स है, 6 बॉल पे 18 रन। यस प्लीज। बाहर की कंट्री में सट्टेबाजी लीगल है, भारत में तो इलीगल है। बोलो, अब बाहर की कंट्री में सट्टेबाजी चल रही है, 1 का 10, 1 का 10 क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए। यदि आप इस टीम पे 1 रुपया लगा दो, अगर आपको लगता है ये जीतेगा, आप इस टीम पे कितने रुपए लगा दो, आपको 10 रुपए मिलेंगे। नहीं तो आपका 1 रुपया गया। ये सट्टा लग रहा है। एक आदमी को लगा विराट कोहली है भाई, जीतेगी तो सही। बोलो, भाई ने 2 मिनट में अपना मकान गिरवी रखवा के किसी से 2 करोड़ रुपए ले लिए और बोला 2 करोड़ मेरे लगा दो। मेरा क्वेश्चन है, 6 बॉलें, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का खेल है, बस इतना बता दो। 5, अच्छा पहले ही तो 2 करोड़ लगाते ही पहला सवाल, क्या भाई ने रिस्क लिया है? थोड़ा या हाई? अब उसकी जिंदगी में 6 मिनट के बाद क्या बहुत कुछ हाई होने वाला है? क्या उसकी जिंदगी में एक हाई रिस्पॉन्सिवनेस आने वाली है? रिस्पॉन्सिवनेस, द वर्ड इज। अच्छा, उसको ये बोलोगे, जैसे ही उसने 2 करोड़ में लगा, आप ये बोलोगे ओए ओए तू तो अमीर होने वाला, ऐसे बोलोगे? या आप ये बोलोगे कि भाई 6 मिनट के बाद तेरी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है? अब 6 मिनट के बाद क्या होगा? या तो भाई करोड़पति या रोडपति। यस और नो? या तो 2 का 20 करोड़,
या 2 करोड़ गया? Yes or no? I hope you are understanding. So high risk means what? If it is high return, if it is high loss. समझ आ गया? And this responsiveness is called as leverage. क्या बोलते हैं इसको? Yes, इसको leverage बोलते हैं. समझ में आया या नहीं? Yes, please. What do you mean by the term leverage? Responsiveness. Come on, क्या होती है ये? Yes. समझ आया? अब आपकी जिंदगी से एग्जाम्पल दूं मैं आपको? दो? हाँ, चलो मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले. ठीक है, ध्यान से देखना. पतंग उड़ाई है हमने, पतंग उड़ाई है, सबने उड़ाई है, गर्ल्स ने भी उड़ाई है. हाँ, श्योर? टेल मी, पतंग किस डायरेक्शन में उड़ानी चाहिए? कौन? अगर विंड ऐसे आ रही है तो क्या ऐसे उड़ाते हो? जो ऐसे उड़ाता है उसकी घूम के यूं आती है, फिर आते हो, फिर घूम के आती है. होता है ऐसा? कम ऑन. विंड की डायरेक्शन में उड़ाने में क्या एफर्ट कम लगता है? यूं करा, बाकी हवा ही ले जाती है. लिवरेज, रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस, जब आप विंड की डायरेक्शन में पतंग उड़ा रहे हो, सो यू गेट सम लिवरेज. यू गेट सम, आपको एक लिवरेज मिलता है. मिलता है या नहीं? कम ऑन यार. क्या वो अपनी डायरेक्शन में आपको इंस्टेंट लेके जाती है? कम ऑन यार. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं. बोलो. ठीक है. सो लिवरेज का मतलब होता है समथिंग जो आपके कम एफर्ट में आपको जल्दी से क्या आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचा सकती है. क्या बोला मैंने? आपके कम एफर्ट से क्या आपको जल्दी आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचा सकती है. बताओ, भाई ने करोड़पति बनने का सपना था. अगर हम सीधे तरीके से चले, महीने की सैलरी 50,000, 1 लाख भी लगाएं, 1.5 लाख भी लगाएं, तो क्या साल का 18 लाख? बोलो. साल में कितने? उसमें से 8 लाख का खर्चा भी होता होगा. बहुत ज्यादा करोगे 10 लाख कमा लोगे. सेविंग कितनी कर सकते हो? 8 खर्च कर लेते हैं, क्या 10 सेव कर लेंगे? 1 करोड़ तक आने के लिए क्या ये 10 साल लग गए? 20 करोड़ तक जाने के लिए क्या 200 साल लगेंगे? बोलो. भाई को लगा मौका है 6 मिनट में 200 साल का सफर पूरा करने का. क्या ये उसको लीवरेज दे रहा था? 1 का 10 उसको क्या दे रहा था? 1 का 10 उसको क्या दे रहा था? क्या साथ में वो रिस्क भी दे रहा था? समझ आया या नहीं? जहां लीवरेज है, कमन, जहां क्या वहां रिस्क आएगा. समझ आ गया? वहां क्या आएगा? रिस्क आएगा. इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? लॉक कर दे. एक लास्ट बार ध्यान से सुनना. ढलान है, बचपन में ऐसा हुआ होगा. ढलान है, आप अपनी फ्रेंड को हल्का सा धक्का दो, लुढ़कती जाती है. यस और नो? यस और नो? क्या लेस प्रेशर गिव्स मोर रिस्पॉन्सिवनेस? कम ऑन. आपने मन में क्या सोचा? लीवरेज है, हल्का सा हिलाती हूं, बदला निकल आएगा. बोलो. चढ़ाई चढ़ते समय लीवरेज नहीं है, क्योंकि आप एंटी चल रहे हो. आप कैसे चल रहे हो? तो जब आप किसी चीज की डायरेक्शन में होते हो, क्या उसका एडेड एडवांटेज क्या लीवरेज कहलाता है. समझ आ गया? जल्दी बोलो फटाफट से. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जहां पर हम इस लीवरेज वर्ड को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. सर, आपने कहा था हमने पहले पढ़ा हुआ है. कहां पर? इकोनॉमिक्स में. इलास्टिसिटी.
फाइनेंस में लिवरेज आर साइनोनिम्स. इलास्टिसिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. पढ़ा था बचपन में, पढ़ा था. रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, क्या वो भी लीवरेज था? यस. समझ आ गया नहीं? कम ऑन. इकोनॉमिक्स में जिस चीज को क्या बोलते थे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फाइनेंस में वी कॉल इट एज लिवरेज. क्या सबको क्लियर है? सो आई विल प्रूव इट. जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा हम धीरे धीरे इन सब टर्मिनोलॉजीज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे. क्या सबको क्लियर हो गया जी? चलो जी, तो आज का सेशन हम यहीं रोकने जा रहे हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आज सिर्फ आपको यहां तक लाके रोक दिया. लिवरेज क्या है? तो वन वर्ड में बताना है, व्हाट इज लिवरेज. पता है, अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि मुझे समझ आया या नहीं आया आज का लेक्चर, तो मोटा मोटी तौर पे मैंने 4 चीजें बताई हैं आपको. सुन लो ध्यान से. क्या? पहला, FM is all about managing finances. Managing, for financing, management of financing, क्या we need to take 3 types of financing, investing, while taking any decision, क्या risk, return, cost, risk, ये सब मैटर को देखना होता है. यहाँ पर रिस्क रिपीट हुआ था, इसीलिए हमने उसको पकड़ लिया. तो रिस्क वर्ड कहाँ से आया? ऑब्लिगेशन, अनसर्टेनिटी. कहाँ से आया? जिंदगी में ऑब्लिगेशन लोगे, रिस्क है. अनसर्टेनिटी है तो भी रिस्क है. क्लियर है? तो हमने उसको डिफाइन करा. हमने कहा रिस्क कितने तरह के होते हैं, तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा. पहला कौन सा? देन इज ऑपरेशनल रिस्क, देन इज कंबाइंड. एक इन्वेस्टमेंट रिस्क भी होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. कौन कौन सा? फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या बिजनेस रिस्क, कंबाइंड रिस्क. क्लियर है? मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है, मेरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में FC है, ऑपरेशनल रिस्क दोनों है. रिस्क का मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न या हाई रिस्क हाई रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस मे बी फेवरेबल, मे बी इफ इट इज फेवरेबल, अगर अनफेवरेबल. सिंपल, बस इतना ही पढ़ा है मैंने. 1.5 घंटा ऐसे थोड़ी होता है 4 चीजें पढ़ा के भेज रहे हो 1.5 घंटा लगा के. डन? यस प्लीज. ठीक है, सो अभी टाइम हुआ है 10:43. 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का. सो विल मीट एट 11 शार्प. सड़क मत पार कर लेना, आज वो आया भी नहीं, तुम्हें लेकर आएगा. हाँ जी, कितने बजे? 11 बजे मिलेंगे. विल स्टार्ट विद अनदर सब्जेक्ट, CMA, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आज उसके अंदर भी कुछ रंग दिखाएंगे आपको. ठीक है, चलिए ठीक है.